हाय फ्रेंड्स, इस चैप्टर में होले होले धीरे धीरे होले होले आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास प्रोविजंस है. इट इज इन रिलेशन टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी व्हिच इज नथिंग बट व्हाट रिसीट वाउचर. समझो, यहां पे ध्यान दो. अब तक हमने क्या डिस्कस किया? सेक्शन के ऊपर फोकस बनाए रखो. सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, सेक्शन 31 सबसेक्शन 2, सेक्शन 31 3A, क्लॉज बी, क्लॉज सी. यहां तक हमने डिस्कशन किया. अभी हम जो शुरू करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, इट इज क्लॉज डी व्हिच इज रिसीट वाउचर. लेट्स स्टार्ट. चलो 31(1) goods, 31(2) services, 31(3)A RTI, 31(3)B non-tax invoice, 31(3)C bill of supply and 31(3)D and E है ना, दोनों कनेक्टेड है बेटा. क्लॉज डी, क्लॉज ई बोथ आर कनेक्टेड. तो डी क्या है? रिसीट वाउचर. ई क्या है? रिफंड वाउचर. समझाता हूं, डोंट वरी. देखो फ्रेंड्स, मैं सप्लायर, आप रेसिपिएंट. प्लीज यहां पे सख्त ध्यान में रखो. बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज होने जा रही है. सख्त ध्यान यहां पे ध्यान दो. बोलो मैं कौन? सप्लायर. तो आप कौन? रेसिपिएंट. आप कौन? रेसिपिएंट. तो मैं कौन? सप्लायर. फ्रेंड्स, आपने मुझे है ना, मैं सप्लाई करूं गुड्स, मैं सप्लाई करूं सर्विस, उसके पहले आपने मुझे एडवांस दे दिया. जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं एंड मैं आपको कोर्स खत्म करूं, मैं आपका कोर्स स्टार्ट करूं, इवन उसके पहले आपने मुझे पैसा एडवांस दे दिया. तो बोलो मैं कौन? सप्लायर. तो आप कौन? रेसिपिएंट. आपने मुझे क्या दिया? एडवांस. तो फ्रेंड्स, अभी वो एडवांस को, एडवांस के सामने जो डॉक्यूमेंट में आपको इश्यू करूंगा, वो डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? रिसीट वाउचर. चलो फिर एक बार 1 2 3 गो. मैं कौन? सप्लायर. तो आप कौन? रेसिपिएंट. आप कौन? रेसिपिएंट. तो मैं कौन? सप्लायर. आपने जो मुझे एडवांस दिया, उसके सामने जो डॉक्यूमेंट मैं आपको इश्यू करूंगा, वो डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? बोलो फटाफट. रिसीट वाउचर. बोलो क्लियर? सेक्शन खत्म हुई. प्रोविजंस खत्म हुए. चलो अभी दो इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स. जब सप्लायर ने रेसिपिएंट से ये एडवांस रिसीव किया ना, प्लीज यहां पे समझो, प्लीज यहां पे समझो. मैं सप्लायर था फ्रेंड्स, आप कौन थे बेचारे? रेसिपिएंट. सो आपने मुझे क्या दिया? एडवांस पेमेंट. उसके लिए मैंने आपको क्या दिया? रिसीट वाउचर. सो आपने मुझे यहां पे दिया एडवांस पेमेंट. उसके लिए जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको इश्यू किया वो कौन सा था? रिसीट वाउचर. अभी फ्रेंड्स, आपने मुझे जब एडवांस दिया ना, तब 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 आप ये तीन में से कोई भी एक गुड्स परचेस करने वाले थे मुझसे. शायद आप मोबाइल परचेस करने वाले थे, नक्की नहीं था. शायद आप कार परचेस करने वाले थे मुझसे. शायद आप एग्जांपल के तौर पे कंप्यूटर परचेस करने वाले थे मुझसे, बिकॉज मैं सब कुछ बेच रहा था. तो शायद आप मोबाइल परचेस करते, शायद आप कार परचेस करते, शायद आप कंप्यूटर परचेस करते. इन शॉर्ट आप क्या परचेस करते हैं वो आपको ही पता नहीं था. आप क्या परचेस करते हैं वो आपको ही नहीं पता था. सो आपने तीन में से कोई भी एक प्रोडक्ट परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट मुझसे किया कि सर तीन में से कोई भी एक प्रोडक्ट हम परचेस कर लेंगे, आइदर मोबाइल, आइदर कार, आइदर कंप्यूटर. फ्रेंड्स, उसके लिए आपने मुझे एडवांस पेमेंट कर दिया एंड एडवांस के सामने जो डॉक्यूमेंट मैं आपको इश्यू करूंगा, वो डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? बोलो फटाफट. रिसीट वाउचर. मजा स्टार्ट्स नाउ. अभी क्या हुआ फ्रेंड्स? देखो, ये मोबाइल, ये कार, ये कंप्यूटर, अब अज्यूम करते हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, अज्यूम करते हैं कि मोबाइल के ऊपर जीएसटी का रेट 18% है. एक्चुअली ये तो ऐसा ही है. कार के ऊपर लेटर से जीएसटी का रेट 28% है. बट सपोज ऐसा अज्यूम करते हैं कंप्यूटर के ऊपर जीएसटी का रेट एग्जांपल के तौर पे 12% है. आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं? चलो बोलो मैं कौन? सप्लायर. तो आप कौन? रेसिपिएंट. आपने मुझे क्या दिया? एडवांस. उसके लिए जो डॉक्यूमेंट मैं आपको इश्यू करूंगा वो कौन सा होगा? वो कौन सा होगा? वो कौन सा होगा? रिसीट वाउचर. पर आपने मुझे जब एडवांस दिया तब नक्की नहीं था कि आप गुड्स कौन सा परचेस करने वाले थे. सो उसका जीएसटी का रेट भी हमको नहीं पता था कि 18 वाली प्रोडक्ट होगी, 28% वाली प्रोडक्ट होगी कि 12% वाली प्रोडक्ट होगी. वो भी डिटर्मिनेट नहीं था, वो अभी इनडिटर्मिनेट था, वो अभी नक्की नहीं हुआ था, वो अभी अभी नॉट नक्की था. आप समझ रहे हो ना? तो अभी मैं कौन सा टैक्स रेट आपके ऊपर लगाऊं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियरेस्ट अकाउंटेंट्स? मैं कौन सा टैक्स का आपके ऊपर लगाऊंगा? तो लॉ ने ऐसा बोला, जो रेट एडवांस के समय पता हो तो वो लगाओ. एडवांस जब आया तब आपको जीएसटी का रेट पता हो तो वो लगाओ. पर ना पता हो तो लॉ ने एक रेट यहां पे अज्यूम किया. इट इज नथिंग बट व्हाट? 18%. मतलब जब आपने मुझे एडवांस दिया, जो डॉक्यूमेंट मैं आपको इश्यू करूंगा वो कौन सा होगा? रिसीट वाउचर. एंड वो रिसीट वाउचर के साथ जो रेट आपको इंपोज करूंगा, जो रेट आपके ऊपर लगाऊंगा, वो रेट कौन सा होगा? 18%. बोलो क्लियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? बोलो यस नो? यस. अभी आपने मुझे बोला कि सर देखो, मोबाइल परचेस करेंगे ना, मैं गुजरात में रजिस्टर्ड था.
आपने बोला सर देखो शायद मोबाइल परचेस करेंगे ना तो उसकी डिलीवरी हम गुजरात में ही लेंगे, मतलब उसका प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात ही आएगा। बट सर जो कार होगी ना तो हम यहां से परचेस नहीं करेंगे, वो आप हमको गोवा में देंगे। मैं ठीक है गोवा में दे दूंगा। आपने बोला सर कंप्यूटर होगा ना तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे, वो हम राजस्थान में लेंगे। मैं ठीक है वहां पे दे दूंगा, आप कोई चिंता ना करो। मतलब जो आपने मुझे एडवांस दिया तब जो रेट पता हो तो वो लगाने का, ना पता हो तो 18%। अभी 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 जब आपने मुझे एडवांस दिया तो जो गुड्स आप मुझसे परचेस करने वाले थे उसका नेचर ऑफ सप्लाई इंट्रा है कि इंटर है, C+S लगाऊं कि IGST लगाऊं, पता हो तो अप्लाई कर देने का। प्लेस ऑफ सप्लाई पता हो तो सप्लायर के लोकेशन के साथ कंपेयर करके उसको इंट्रा के इंटर करके जो भी टैक्स C+S के आई लगता है वो लगा देने का। बट ना पता हो तो, बिकॉज यहाँ पे तो नक्की ही नहीं है गुड्स कौन से परचेस करने वाले हो। चलो यहाँ पे चेक करो, गुड्स तो नक्की नहीं है कौन से परचेस करने वाले हो। मोबाइल परचेस करेंगे, कार परचेस करेंगे, कंप्यूटर परचेस करेंगे। बिकॉज मोबाइल परचेस करेंगे तो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, ये करेंगे तो इंटर स्टेट सप्लाई होगा, ये करेंगे तो इंटर स्टेट सप्लाई होगा। मोबाइल होगा तो C+S होगा, ये होगा तो IGST होगा। तो टैक्स कौन सा लगाऊं? आप समझे? तो लो ने यहाँ पे बोला जो रेट पता ना हो तो 18%, जो नेचर ऑफ सप्लाई ना पता हो तो इंटर स्टेट सप्लाई, एंड अकॉर्डिंगली जो एप्लीकेबल टैक्स होगा, जो टैक्स होगा इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर, वो कौन सा होने वाला है? बोलो फटाफट बेटा, IGST। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट माय डियरेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। यस नो? प्रोविजन खत्म हुए, चलो 1 2 3 गो। मैं कौन सप्लायर तो आप कौन रेसिपिएंट, मैं कौन सप्लायर तो आप कौन रेसिपिएंट। आपने मुझे क्या दिया? आपने मुझे एडवांस दिया। वो एडवांस के सामने जो डॉक्यूमेंट मैं आपको इश्यू करूंगा वो डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? रिसीट वाउचर। एंड जो रेट ना पता हो तो 18%, जो नेचर ऑफ सप्लाई ना पता हो तो इंटर स्टेट सप्लाई। अकॉर्डिंगली टैक्स कौन सा? IGST। पक्को? एकदम मजबूत। डन। आओ जरा प्रोविजंस को पढ़ते हैं। 31(3)D रिसीट वाउचर। चेक करो। रजिस्टर्ड पर्सन shall on receipt of advance payment with respect to any supply of goods or service or both issues what? Receipt voucher। क्या एविडेंस करेगा? रिसीट ऑफ सच पेमेंट, मतलब आपका पेमेंट मुझे रिसीव हो गया है, उसके एविडेंस में जो डॉक्यूमेंट में आपको इश्यू करूंगा वो डॉक्यूमेंट कौन सा होने जा रहा है? बोलो बेटा फटाफट। रिसीट वाउचर। क्लियर? चलो। वेयर एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस रेट ऑफ टैक्स और नेचर ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल, मतलब जब आपने मुझे एडवांस दिया एंड मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट इश्यू किया वो रिसीट वाउचर था, तब रेट ऑफ टैक्स नहीं पता था, तब नेचर ऑफ सप्लाई नहीं पता था, तो क्या करे तो करे क्या जीवन में? लो ने यहां पे बोला वेयर एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस रेट ऑफ टैक्स इज नॉट डिटर्मिनेबल और नेचर ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल। इन दिस सिनेरियो हम जो रेट लगाएंगे वो 18% होगा एंड जो नेचर ऑफ सप्लाई होगा वो कौन सा होगा? इंटर स्टेट सप्लाई। एंड अकॉर्डिंगली एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा? बोलो बेटा। इट वुड बी नथिंग बट व्हाट? IGST। क्लियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? बोलो यस नो? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा ई पॉइंट। मैंने आपको पहले भी बताया डी एंड ई दोनों कनेक्टेड है। ई इज नथिंग बट व्हाट? रिफंड वाउचर। कैसे कनेक्टेड है जरा यहां पे चेक करो। जब बेटा आपने मुझे एडवांस दिया ना, जब आपने मुझे एडवांस दिया तब मैंने आपको रिसीट वाउचर दिया। अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में सप्लाई नहीं हो पाया, अनफॉर्चुनेटली सप्लाई नहीं हो पाया तो मैंने आपको टैक्स इनवॉइस भी इश्यू नहीं करके दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में जो सप्लाई होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, सो ना हमारे बीच में सप्लाई होता है, कॉन्सिक्वेंटली ना हमारे बीच में टैक्स इनवॉइस इश्यू होता है। तो उस केस में जो मैं आपको रिफंड ग्रांट करता हूं, जो रिफंड ना ग्रांट करूं एंड बोलूं कि पैसा मिल गया आओ जो भाई बेटा मैं कौन आप कौन, ऐसा मैंने बोल दिया तो रिफंड देता ही नहीं हूं मैं, तो रिफंड वाउचर इश्यू करने का क्वेश्चन आने वाला नहीं है। बट जो एकदम जेन्युइन हूं मैं जेन्युइन हूं मैं, जो सप्लाई नहीं करूंगा तो रिफंड दे दूंगा पूरा। एंड जो मैं रिफंड आपको देता हूं तो वो भी एक एविडेंस के साथ दूंगा, उसके साथ भी एक डॉक्यूमेंट जाएगा, उसको एविडेंस करता हुआ। वो डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? रिफंड वाउचर। बोलो डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? बोलो 1 2 3 गो। रिफंड वाउचर। बोलो क्लियर से? पाक्को बेटा एकदम मजबूत। चलो आओ जरा यहाँ पे चेक करो। जो हमारे बीच में सप्लाई नहीं हो पाया, हमारे बीच में टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं हो पाया, तो डॉक्यूमेंट मैं आपको इश्यू करके दूंगा, वो कौन सा होगा? रिफंड वाउचर। चलो चेक करो। वेयर ऑन रिसीट ऑफ एडवांस पेमेंट with respect to any supply of goods or service or both registered person issues what? receipt voucher। मतलब जब पहले सप्लायर ने रेसिपिएंट से क्या रिसीव किया था? बोलो बेटा। रिसीट वाउचर। क्यों? बिकॉज एडवांस रिसीव हुआ था। अभी दोनों के बीच में ना सप्लाई हो पाया ना टैक्स इनवॉइस इश्यू हो पाया,
ना सप्लाई हो पाया, ना टैक्स इनवॉइस इश्यू हो पाया, एंड जो डॉक्यूमेंट में इनको वापस करूंगा, मैं मतलब जो रिफंड उनको दूंगा, उस रिफंड के साथ एक डॉक्यूमेंट जाएगा। वो डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? बोलो फटाफट। रिफंड वाउचर। हमारा क्लॉज खत्म हुआ। चलो जरा चेक करो, वापस मैं पढ़ रहा हूं, जरा प्लीज 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 ध्यान से। वेयर ऑन रिसीट ऑफ एडवांस पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, द रजिस्टर्ड पर्सन इश्यूज व्हाट? रिसीट वाउचर। but subsequently no supply is made and no tax invoice is issued in pursuance thereof। मतलब ना सप्लाई हो पाया, ना कॉन्सिक्वेंटली उसके ऊपर का टैक्स इनवॉइस इश्यू हो पाया, तो क्या होगा? the said registered person may issue to the person who had made the payment, मतलब रेसिपिएंट, बोलो कौन सा डॉक्यूमेंट उसके साथ जाएगा? रिफंड वाउचर अगेंस्ट सच पेमेंट। मतलब ये जो पेमेंट मैं कर रहा हूं आपको, वापस आपका पेमेंट कर रहा हूं, उसके साथ डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? बोलो फटाफट। रिफंड वाउचर। बोलो सिंपल। कितने आसान प्रोविजंस, कितने सिंपल से प्रोविजंस अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो, उसका समराइज्ड वर्जन आपके सामने पेश है। कंटेंट के ऊपर फोकस रखना बेटा। हो रिसीट वाउचर, प्रोविजंस बताओ, प्रोविजंस बताओ मतलब सेक्शन बताओ। सेक्शन 31(3)(d). ई बोलो क्लियर? टाको। चलो ये सप्लायर है ये कौन हुई? रेसिपिएंट। ओके चलो, इसने रेसिपिएंट ने एडवांस पेमेंट दिया सप्लायर को, सो सप्लायर कौन सा डॉक्यूमेंट इश्यू करेगा? रिसीट वाउचर अंडर विच सेक्शन? 31(3)(d). बोलो क्लियर? डन। ना दोनों के बीच में सप्लाई हो पाया, ना दोनों के बीच में टैक्स इनवॉइस इश्यू हो पाया, एंड जो सप्लायर इश्यू करता है रिफंड, एंड जो रेसिपिएंट को सप्लायर रिफंड प्रोवाइड करता है, तो एक डॉक्यूमेंट के साथ वो रिफंड वाउचर जाएगा। बोलो कौन सा होगा? अंडर सेक्शन 31(3)(e). डॉक्यूमेंट का नाम बोलो फटाफट। रिफंड वाउचर। बोलो क्लियर? पक्कू। चलो नए प्रोविजंस 31(3)(f एंड 31(3)(g। पर उसके पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया? चलो शुरू हो जाओ। 31(1), 31(2), ये दोनों साथ में डिस्कस किए। नेक्स्ट आएगा क्लॉज एफ, क्लॉज जी, ये भी दोनों साथ में डिस्कस करेंगे। चलो शुरू हो जाओ। 1 2 3 गो। 31(1) गुड्स, 31(2) सर्विसेज, 31(3)(a) reverse tax invoice, 31(3)(b) no tax invoice, 31(3)(c) bill of supply, 31(3)(d) receipt voucher, 31(3)(e) refund voucher। क्लियर? नेक्स्ट आएगा 31(3)(f), नेक्स्ट आएगा 31(3)(g। उसके पहले जतिन का डाउट ऐसा है कि सर रेट यहाँ पे 12 से 18 हो गया तो क्या होगा, एंड प्लेस चेंजेस तो क्या होगा? ओके मतलब मैं सिंपल वर्ड्स में ऐसा समझू कि यहाँ पे बाद में ऐसा पता चला कि रेट हमने अभी, जितना डाउट मैं समझाऊं उतना अकॉर्डिंगली आपको बता देता हूं कि अभी हमने रेट 18% अज्यूम कर दिया, पर बाद में रेट एग्जांपल के तौर पे 12 निकला, तो बाद में एग्जांपल के तौर पे 28 निकला, तो अभी हमने इंटर तो कर दिया, बाद में इंट्रा स्टेट सप्लाई निकला, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, समझो जी वस्तु है, उसको कंपनसेट करने के लिए हम जो नोट इश्यू करेंगे वो होगी आइदर क्रेडिट नोट आइदर डेबिट नोट। ये भी सेक्शन 34 इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि सपोज रेट 18 का 28 हो गया, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। जो रेट 18 का 28 हो गया तो जो 10% एक्स्ट्रा हुआ उसके लिए हम इश्यू करेंगे डेबिट नोट। वैल्यू प्लस हुई तो हम क्या इश्यू करेंगे? डेबिट नोट। आगे जाके आएगा, अभी क्वेश्चन आया सो खाली आपको समझा देता हूं। जो 18 का 12 हुआ, 18 का 5 हुआ, 18 का एग्जांपल के तौर पे समझो ना 0 हो गया, इट इज तो पॉसिबल कि 0% वाली प्रोडक्ट आ गए, तो इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में वो अमाउंट कंपनसेट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट मैं आपको इश्यू करूंगा वो होने वाला है क्रेडिट नोट, वैल्यू प्लस डेबिट नोट, वैल्यू माइनस क्रेडिट नोट। बोलो क्लियर है? डन। आगे बढ़ू मैं? यस चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे वहां पे सेक्शन 31(3)(f एंड सेक्शन 31(3)(g। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जामिनेशन। इट इज इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर। ओके तो यहां पे क्या है? 31(3)(f इट इज इनवॉइस इन केस ऑफ RCM, इट इज इनवॉइस इन केस ऑफ RCM, एंड G होने जा रहा है पेमेंट वाउचर। फ्रेंड्स 31(3)(f एंड 31(3)(g, इसको समझने के पहले हमको कुछ बेसिक प्रोविजंस जीएसटी के वापस एक बार समझने पड़ेंगे। हमारे वहां पे ना फ्रेंड्स देखो सिस्टम ऐसी है कि जो जनरली जीएसटी जो पे करता है ना वो सप्लायर पे करता है, एंड जो बर्डन होता है ना बेटा वो हमारे रेसिपिएंट के ऊपर होता है।
सुनो केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट। जनरली कौन जीएसटी पे करे बेटा? तो क्या सप्लायर। हाँ, वो खुद की जेब से नहीं पे करेगा, वो आप रेसिपिएंट से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। बोलो यस नो। तो जनरली कौन जीएसटी पे करे? तो क्या सप्लायर। बर्डन जिसका किसके ऊपर आएगा? बोलो बेटा, इट वुड बी रेसिपिएंट। रेसिपिएंट से वो जीएसटी कलेक्ट करेगा एंड बाद में वो गवर्नमेंट को पे करेगा। यस नो? यस। सो जनरली जीएसटी इज टू बी पेड बाय सप्लायर, जिसका बर्डन हमारा पे किसके ऊपर रहता है? बोलो बेटा, रेसिपिएंट। फ्रेंड्स, आगे जाके एक चैप्टर आएगा चार्ज ऑफ जीएसटी, मैंने बताया कॉम्पोजिशन स्कीम। उसमें फ्रेंड्स हम ऐसा डिस्कस करेंगे, उस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, उसमें हम ऐसा डिस्कस करेंगे कि वहां पे है ना रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा एंड उसका बर्डन भी किसके ऊपर होगा? रेसिपिएंट है। ऐसा कैसे सर? जनरली तो इनडायरेक्ट टैक्स है ये। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब सप्लायर जीएसटी पे करे, बर्डन रेसिपिएंट के ऊपर होगा। मतलब मैंने आपको पढ़ाया, आपको मैंने फीस चार्ज की, उसका जो भी जीएसटी कंपोनेंट होगा वो मैं आपसे कलेक्ट करूंगा, गवर्नमेंट को पे करूंगा। बट यहां पे कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होगा रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा, जिसका बर्डन भी किसके ऊपर होगा? रेसिपिएंट। मतलब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप जीएसटी पे करोगे, बर्डन भी आपके ऊपर होगा। आप हमारे ऊपर बर्डन, हम ही उसको पे करें, ऐसा, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल का रिवर्स, नॉर्मल का ऑपोजिट। इसका नाम है, टेक्निकल नाम है आरसीएम। उसको हम बोलेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बोलो बोलो, क्या बोलेंगे मेरे साथ? 1 2 3 को। घर पे बैठे मत रहो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मेरे साथ बोलना है। चलो 1 2 3 को। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। चलो मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं, आज मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं। आप मेरे साथ बोलेंगे इसको हम क्या बुलाएंगे? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, इसको आप मुझे बताएंगे कि इसको हम क्या बोलेंगे। चलो मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं। 1, मेरे साथ बोलेंगे इसका नाम। कैसे बोलेंगे आपको वापस एक बार डेमो दे देता हूं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बोलो रेडी हो सब? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। 1 2 3 गो। वाह, क्या बात है, गजब कर दिया। चलो वापस आ जाकर लोगों को म्यूट कर दिया। चलो यहाँ पे ध्यान दो। तो जनरल जीएसटी कौन पे करे? सब मजा आ गया, मुझे तो मजा आ गई सुन के आपका आवाज। तो जनरल जीएसटी कौन पे करे? सप्लायर। बर्डन किसके ऊपर होगा? रेसिपिएंट। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कौन जीएसटी पे करेगा? रेसिपिएंट। इसका बर्डन भी किसके ऊपर रहने वाला है? बोलो बेटा हमारे वहां पे रेसिपिएंट। एक आध एग्जांपल दे दूं? हाँ, तो आपको मस्त पता चलेगा। यहाँ पे ध्यान दे दो। शायद आपको पता नहीं होगा बेटा, बट आई एम वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। शायद आपको पता नहीं होगा मैं कौन हूँ। यहाँ पे ध्यान दे दो। तो आई एम द वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्टर, आई एम डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चलो, मेरा और रिलायंस का रिश्ता आप मुझे समझाओ सप्लायर रेसिपिएंट के तौर पे। चलो शुरू हो जाओ। डायरेक्टर कौन बनेगा? सप्लायर के रेसिपिएंट। शुरू हो जाओ, चैट बॉक्स में लिखना शुरू करो। डायरेक्टर कौन बनेगा? सप्लायर के रेसिपिएंट, सप्लायर के रेसिपिएंट, सप्लायर के रेसिपिएंट। 1 2 3 को लिखना शुरू करो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बोलो डायरेक्टर कौन बनेगा? सप्लायर के रेसिपिएंट। शाबाश, एकदम जोरदार। मैं बनूंगा सप्लायर। रिलायंस कौन बनेगी? फटाफट मुझे बता दो। रिलायंस कौन बनेगी? अबे इसका तो बहुत सिंपल आंसर। रिलायंस कौन बनेगी? बोलो बेटा फटाफट। रेसिपिएंट। फ्रेंड्स, प्रोग्राम क्या रहता है? डायरेक्टर इनवॉइस बनाएगा रिलायंस के ऊपर, जिसमें लिखेगा एग्जाम्पल के तौर पे वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी कंपोनेंट कितना, तो क्या लेटर से 18,000 ऑफ रुपीज। अल्टीमेटली कितना होगा टोटल मेरा इनवॉइस? 1,18,000। कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत ब्यूटीफुल है, जबरदस्त। फ्रेंड्स, आप समझने का प्रयत्न करें। यहाँ पे डायरेक्टर ने रिलायंस के ऊपर इनवॉइस बना के दिया, यस नो? रिलायंस डायरेक्टर को पेमेंट करेगा, वो भी हमारे मन में क्लियर है। अभी आप मुझे बताओ, ये 1 लाख रुपए होंगे, वो मैं मेरी जेब में रख दूंगा? कोई तकलीफ जीवन में? 1 लाख रुपए का इनवॉइस मैंने रिलायंस के ऊपर बना के दिया, वो 1 लाख रुपए मैं मेरी जेब में रख दूंगा? बोलो यस नो? एब्सोल्युटली यस। व्हाट अबाउट दिस 18,000 ऑफ रुपीज? 18,000 का मैं क्या करूंगा? जरा मुझे छोटी सी बात बताओ तो फटाफट। 18,000 को मैं क्या करूंगा? बोलो जेब में रखोगे, गवर्नमेंट को पे करो? बोलो जेब में रखोगे, गवर्नमेंट को पे करो? उसको मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अभी आप समझो, मुझे टेक्निकल बाद में समझाना है, पहले लॉजिकल पहले समझाना है। समझो, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया में ज्यादा कि रिलायंस जैसी कंपनी नंबर में ज्यादा? फटाफट चैट बॉक्स में लिखना। डायरेक्टर्स क्वांटम में ज्यादा कि कंपनीज ज्यादा? फटाफट मुझे बताओ। रिलायंस जैसी कंपनीज इंडिया में ज्यादा कि डायरेक्टर्स इंडिया में ज्यादा? ज्यादा कौन? इंडिया ज्यादा ऐसा नहीं। दो लोग आंसर लिख रहे इंडिया। अरे इंडिया, इंडिया ज्यादा ऐसा नहीं पूछ रहा हूं बेटा, आप क्वेश्चन पहले बराबर सुनो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। डायरेक्टर्स ज्यादा कि कंपनी ज्यादा?
नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया में ज्यादा के कंपनी से ज्यादा? तो डायरेक्टर्स ज्यादा, यस नो, डायरेक्टर्स नंबर में ज्यादा होने वाले हैं फ्रेंड्स, ऑब्वियस पॉइंट है। चलो दूसरी बात, ट्रस्टवर्दीनेस किसकी ज्यादा? गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे करे तो गवर्नमेंट क्या सोचे, कौन उनको टैक्स पे करे तो गवर्नमेंट के लिए अच्छा, गवर्नमेंट के लिए मगज की शांति? बोलो, डायरेक्टर से टैक्स कलेक्ट करना आसान कि कंपनी से टैक्स कलेक्ट करना आसान? डायरेक्टर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर होगा, नंबर्स में बहुत ज्यादा है। अरे 4-5 करोड़ डायरेक्टर इंडिया में होंगे एंड सपोज वो जीएसटी ना पे करे तो बेचारी गवर्नमेंट हर एक डायरेक्टर को पूछने जाए, ए तू जीएसटी पे कर देना प्लीज, ए तूने जीएसटी पे किया, नहीं पे किया, ए पे कर देना प्लीज। तो गवर्नमेंट के एंगल से आप देखो तो डायरेक्टर गवर्नमेंट को टैक्स पे करे वो बेहतर कि कंपनी टैक्स पे करे वो बेहतर? आप मुझे फटाफट बताओ, कंपनी टैक्स पे करे वो बेहतर? डायरेक्टर्स नंबर में ज्यादा, ट्रस्टवर्दीनेस कम, कंपनी नंबर में कम, ट्रस्टवर्दीनेस ज्यादा। तो लो ने यहां पे बोल दिया कि काम करो डायरेक्टर, तुम कंपनी से जीएसटी कलेक्ट मत करो, तुम कंपनी से जीएसटी कलेक्ट मत करो, तुम्हारा जो रेम्यूनरेशन है ना, तुम्हारा जो कंसिडरेशन है वो तुम कलेक्ट कर लो, विच इज 1 लाख ऑफ रुपीज। कंपनी खुश, ये जो पहले 1,18,000 रुपए पे करना पड़ता था अभी खाली 1 लाख में निपटा दिया। आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं? जो पहले 1,18,000 रुपए पे करना पड़ेगा अभी 1 लाख हो गया। गवर्नमेंट कहता है चुप, 1 लाख रुपए तो डायरेक्टर को देने हैं, गवर्नमेंट कहती है रिलायंस को चल तू डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसा पे कर दे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, हमारा सीएस होगा एग्जांपल के तौर पे, तो गवर्नमेंट यहां पे ऐसा लिख दो गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की आपको चिंता ना रहे, तो यहां पे जो 18,000 रुपए का टैक्स है वो रिलायंस डायरेक्टली स्टेट अवे किसको पे कर देगी, तो कि गवर्नमेंट को पे कर देगी, एंड जो 1 लाख रुपए है वो किसको पे कर दिया जाएगा, तो कि डायरेक्टर को पे कर दिया जाएगा। तो मुझे बताओ यहां पे जीएसटी किसने गवर्नमेंट को पे किया? बोलो फटाफट, सप्लायर के रेसिपिएंट, सप्लायर के रेसिपिएंट, रेसिपिएंट रेसिपिएंट रेसिपिएंट, अरे यस नो, यहां पे रेसिपिएंट ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे किया, प्लस मुझे बताओ बर्डन भी किसके ऊपर आया, इसका बर्डन 18,000 रुपए का किसकी जेब में आया? बोलो फटाफट वो भी मुझे बताओ, सप्लायर के रेसिपिएंट, सप्लायर के रेसिपिएंट, सप्लायर के रेसिपिएंट, वो भी रेसिपिएंट के ऊपर आया, मतलब यहां पे बर्डन भी रेसिपिएंट के ऊपर है, पेमेंट भी रेसिपिएंट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बोलो 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 बोलो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बोलो ख्याल आवे छे बेटा व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? ऐसे अलग अलग 16 ट्रांजैक्शंस है जहां पे हम फॉलो करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कौन से ट्रांजैक्शंस है वो डिटेल में हमारे कोर्स में ही है, तो उसको हम वहां पे डिस्कस करेंगे चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में। क्लियर? जो जनरल प्रोविजंस है उसका भी एक टेक्निकल नाम है जिसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बोलो बोलो, इसका नाम क्या है? टेक्निकल वर्ड क्या है? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। एंड जो रिवर्स कर दिया जैसे मैंने आपको समझाया, डायरेक्टर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू सेड कंपनी, तो वो क्या हो गया? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बोलो क्लियर? एकदम पक्कू? डन। चलो दूसरी बात आपको समझाऊं। एक दिन मैंने एक सेक्शन का रेफरेंस लिया था, सेक्शन 22, इट इज थ्रेशोल्ड लिमिट। तीनों दिन थ्रेशोल्ड लिमिट हमारे मन में क्लियर है, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। ओके, उसके साथ और एक सेक्शन का रेफरेंस लिया था विच इज सेक्शन 24। याद करो व्हाट वाज सेक्शन 24 बेटा? इट वाज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। याद आ रहा है बेटा? जो अलग अलग ट्रांजैक्शंस इसमें लिखे गए हैं उसमें कोई भी जगह पे आप फॉल हो जाते हो तो आपको मैंडेटरी बेसिस के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? रजिस्ट्रेशन। एक ट्रांजैक्शन मैंने आपको समझाया था, इसका याद हो तो इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर रजिस्ट्रेशन में, बट अभी बेसिक हमको तो पता ही है, इट इज इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। जो आपने गुड्स का इंटरस्टेट टैक्सेबल, मतलब गुड्स आपके टैक्सेबल है, उसका आपने इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया, तो मैंडेटरी बेसिस के ऊपर तेल लेने के लिए आपका टर्नओवर फर्क नहीं पड़ता, क्या है आपका एक्चुअल टर्नओवर, आपका एग्रीगेट टर्नओवर, थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, आपने इंटरस्टेट गुड्स का सप्लाई कर दिया, स्टोरी खत्म। इंटरस्टेट टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई कर दिया, स्टोरी खत्म। आपको मैंडेटरी बेसिस के ऊपर बेटा अप्लाई करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? बोलो रजिस्ट्रेशन। उसके साथ सेकंड पॉइंट अभी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, इट इज रेसिपिएंट को कंपल्सरीली अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन व्हेन टैक्स इज टू बी पेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कितना भयंकर लॉजिकल पॉइंट है। आप यहाँ पे समझो, कौन जीएसटी पे करेगा? डायरेक्टर का कंपनी, तो कंपनी इज द पर्सन रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स। बोलो यस नो? यस, बट कंपनी टैक्स का पेमेंट करे कैसे? आप समझो, डायरेक्टर यहां पे नहीं जीएसटी पे करने वाला, बिकॉज डायरेक्टर से लायबिलिटी गवर्नमेंट ने शिफ्ट करके कंपनी के ऊपर कर दी, सप्लायर से रेसिपिएंट, सप्लायर से लायबिलिटी गवर्नमेंट ने शिफ्ट करके रेसिपिएंट के ऊपर कर दी। तो यहां पे जीएसटी कौन पे करेगा? सप्लायर के रेसिपिएंट, सप्लायर के रेसिपिएंट, सप्लायर के रेसिपिएंट, रेसिपिएंट इज गोइंग टू पे टैक्स। यस नो? एब्सोल्युटली यस।
तो यहाँ पे लॉ ने क्या बोला, रेसिपिएंट जीएसटी पे करने वाला है, बट वो जीएसटी पे करे कैसे? सेक्शन 24 ने बोला अप्लाई करो फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जब रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स का पेमेंट करना होगा, उसको मैंडेटरी कंपल्सरी अप्लाई करना ही पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, रजिस्ट्रेशन। बोलो क्लियर बेटा, एकदम पक्को मजबूत, यस नो यस। चलो फ्रेंड्स अभी आगे बढ़ते हैं। ये था सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, जिसका बेसिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज। टोटल लगभग 16 नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज है, जहां पे आपको मतलब गुड्स तो हमारे कोर्स में है नहीं, तो चिंता नहीं है, बट 16 अलग अलग सर्विसेज है जो हमारे कोर्स में आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 ऑफ जीएसटी में, जहां पे रेसिपिएंट को जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है। सो रेसिपिएंट विल बी द पर्सन रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स, यस नो बेटा, यस। चलो तो ये सेक्शन का रेफरेंस है 9(3). ये एक्ट जो है वो जो हम रिफर कर रहे हैं, इट इज फ्रेंड सीजीएसटी एक्ट 2017। तो यहां पे रेसिपिएंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। चलो एक और सेक्शन हमारे वहां पे अवेलेबल है, इट इज 9(4). नाउ व्हाट इज 9(4)? ये थोड़ा समझने जैसा है, मजा आया है। देखो व्हाट इज 9(4) फ्रेंड्स, इट इज यूआरडी परचेस। नाउ व्हाट इज बेटा यूआरडी परचेस? नाम में ही गुण है, डी मतलब डीलर, यूआर का मतलब आपको पता ही है, अनरजिस्टर्ड। अभी अब डीलर का मतलब मुझे बताओ, सप्लायर क्या रेसिपिएंट? डीलर को हम कैसे बुलाएंगे? डीलर इज सप्लायर के रेसिपिएंट। बोलो बेटा फटाफट, डीलर मींस सप्लायर के डीलर मींस रेसिपिएंट। चैट बॉक्स में लिखना शुरू करो प्लीज, कोई बैठा मत रहे प्लीज। बोलो यूआरडी परचेस, डीलर का मतलब सप्लायर के रेसिपिएंट, सप्लायर। तो इट इज यूआरडी परचेस, मतलब आपका जो सप्लायर है ना बेटा, वो अनरजिस्टर्ड है, एंड आपका जो रेसिपिएंट है ना, वो हमारे वहां पे रजिस्टर्ड है। लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली, आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, इट इज यूआरडी परचेस, मतलब आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, एंड आपका जो रेसिपिएंट है वो कैसा है? तो कि वो रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड है। एंड आपका जो सप्लाई है ना, बहुत कम ऐसे है जो नोटिफाइड है, हमारे कोर्स में नहीं है, सी फाइनल में इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, बट बहुत लिमिटेड नोटिफिकेशन है, सो इसकी कोई मुझे अभी एज ऑफ नाउ चिंता नहीं है। चलो शुरू हो जाओ। सप्लायर कैसा? तो कि अनरजिस्टर्ड। रेसिपिएंट कैसा? तो कि रजिस्टर्ड। सप्लाई कैसा? तो कि नोटिफाइड। पर कौन से सप्लाई को नोटिफाई किया गया? तो वो सी फाइनल में आएगा, अभी हमको एज ऑफ नाउ चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसको बोलेंगे यूआरडी परचेज। यहां पे भी जीएसटी कौन पे करेगा? यहां पे भी जीएसटी हमारा रेसिपिएंट पे करने वाला है। मतलब सप्लायर अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड, सप्लाईज आर नोटिफाइड। रिपीट करूंगा, सप्लायर अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड, सप्लाईज आर नोटिफाइड। तो यहां पे जीएसटी कौन पे करेगा? तो अगर रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा, एंड बर्डन भी किसके ऊपर होगा? बोलो बेटा, बर्डन भी हमारे रेसिपिएंट के ऊपर होने जा रहा है। फ्रेंड्स वापस एक बार, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का ये पार्ट हुआ, बट उसका एक स्पेसिफिक नोटेशन है, इट इज यूआरडी परचेस। बोलो क्लियर? सप्लायर कैसा? अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट कैसा? नाम में एक गुण है फ्रेंड्स, उसमें कौन सी बड़ी बात है? सप्लायर अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड, एंड आपका जो सप्लाई है वो कैसा है? तो कि नोटिफाइड सप्लाई है। तो इस केस में रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा, एंड बर्डन भी किसके ऊपर होगा? तो कि हमारे रेसिपिएंट के ऊपर। चलो वापस एक बार यहां पे ध्यान दे दो, 9(3) इसको हम बोलेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सेक्शन 9(4) इसको हम बोलेंगे नोटिफाइड यूआरडी परचेज। मतलब आपका सप्लायर, आपका डीलर अनरजिस्टर्ड है, बट आपकी जो सप्लाई है और आपका जो सप्लाई वो नोटिफाइड है, तो रेसिपिएंट को वहां पे जीएसटी पे करना होगा। रेसिपिएंट को उस केस में जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है। फ्रेंड्स इसका डिटेल डिस्कशन हम सीए फाइनल में करेंगे। अभी यहाँ पे ऐसा ध्यान रखो, कैसा कुछ भविष्य में सीए फाइनल में आने जा रहा है। यूआरडी परचेज, नोटिफाइड यूआरडी परचेज, जहां पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड, सप्लाईज आर नोटिफाइड, वहां पे रेसिपिएंट हमारे वहां पे जीएसटी पे करने वाला है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी सेक्शन 24 का। यहां पे रेसिपिएंट को कंपलसरी मैंडेटरी अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट रजिस्ट्रेशन। ओके चलो अभी अभी मजा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रहा है फ्रेंड्स, यहां पे ध्यान देना प्लीज, रियली इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स सेक्शन 9(3) है, सेक्शन 9(4) है,
सेक्शन 9(3), मुझे छोटी सी बात बताओ, रेसिपिएंट दोनों केस में कैसे होंगे? तो क्या रजिस्टर्ड, यस नो, कंपलसरी अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एज पर सेक्शन 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। मैं सही बोला ना बेटा? यस, सेक्शन 24 में कंपलसरी रेसिपिएंट को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। 9(3), हमारा सप्लायर कैसा होगा? रेसिपिएंट ऑलवेज रजिस्टर्ड होगा बेटा। सो सॉरी, रेसिपिएंट ऑलवेज रजिस्टर्ड होगा, बट क्या ख्याल है आपका बेटा? 9(3) में सप्लायर कैसा होगा? RKUR, आप चैट बॉक्स में बताओ, चलो फटाफट, कोई बैठा ना रहे, कोई बैठा ना रहे। RKUR 93 नॉर्मल RCM, 93 इज नॉर्मल RCM, 94 इज URD परचेस, 94 इज URD परचेस, 93 इज नॉर्मल RCM। सप्लायर कैसा होगा? RKUR। मैं तो कहता हूं कुछ भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, यूआर भी हो सकता है बेटा। यहाँ पे रेसिपिएंट को कंपलसरी अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे सप्लायर के ऊपर कोई जवाबदारी थोड़ी है, सप्लायर को कहाँ जीएसटी भरना है? तो सप्लायर तो यहाँ पे आर भी हो सकता है, यूआर भी हो सकता है। मतलब जो मैंने एग्जांपल आपको दिया, डायरेक्टर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डायरेक्टर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कंपनी, तो यहाँ पे सप्लायर कौन है? डायरेक्टर। वो तो रजिस्टर्ड भी हो सकता है, वो तो अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। यस नो? यस। ओके, समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ पे आपका सप्लायर जरूरी नहीं है रजिस्टर्ड ही हो कि अनरजिस्टर्ड ही हो, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। चलो शुरू हो जाओ। तो यहाँ पे सप्लायर की दो पॉसिबिलिटी है, वो तो आर भी हो सकता है, वो तो अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। चलो शुरू हो जाओ। यहाँ पे सप्लायर कैसा होगा? अभी गप्पे मत मारना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अभी गप्पे मत मारना। यहाँ पे सप्लायर कैसा होगा? यहाँ पे आपका सप्लायर कैसा होगा? थोड़ा शॉर्ट लिखूं मैं? यहाँ पे सप्लायर कैसा होगा? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, गप्पे मत मारना सुबह सुबह में। यहाँ पे सप्लायर कैसा होगा? ये तो आर भी हो सकता है, यूआर भी हो सकता है। यहाँ पे सप्लायर कैसा होगा? शाबाश, एकदम गजब कर दिया, वाह वाह वाह। यहाँ पे सप्लायर होगा ऑलवेज यूआर, नाम में ही गुण है। यूआरडी परचेज, अनरजिस्टर्ड डीलर परचेज। बोलो यस और नो? यस। चलो शुरू हो जाओ। 9(3) इज आरसीएम, 9(4) इज यूआरडी परचेज, और ऐसा बोलो नोटिफाइड यूआरडी परचेज। नाइन थ्री आरसीएम, 9(4) इज नोटिफाइड यूआरडी परचेस। 9(3) सप्लायर आर भी हो सकता है, यूआर भी हो सकता है। 9(4) में सप्लायर ऑलवेज यूआर होगा। सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन। हमारे वहां पे टैक्स इनवर्स कौन बनाता है? बचपन में सीखा था, बचपन में सीखा था। हमारे वहां पे टैक्स इनवर्स कौन बनाएगा? बोलो फटाफट। सप्लायर कैसा होना चाहिए? रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड सप्लायर है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो हमारे पे क्या इशू करेगा? बोलो फटाफट टैक्स इनवर्स। मुझे बताओ यहाँ पे सप्लायर कैसा है? बोलो बेटा फटाफट। फर्स्ट केस में यहाँ पे 9(3) सप्लायर कैसा है? बोलो बेटा RKUR। फर्स्ट केस सप्लायर आर भी हो सकता है, यूआर भी हो सकता है, बट फर्स्ट केस में क्या है? वो आर। तो क्या वो रेसिपिएंट के ऊपर टैक्स इनवॉइस बना पाएगा? एब्सोल्युटली यस, बिकॉज़ सप्लायर रजिस्टर्ड है, वो रेसिपिएंट के ऊपर टैक्स इनवॉइस बनाएगा। हाँ के ना? हाँ के ना? हा 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 हा। पक्को? अभी मुझे बताओ, बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट, बहुत जबरदस्त पॉइंट, क्या सप्लायर अनरजिस्टर्ड है जो यहाँ पे, वो रेसिपिएंट के ऊपर टैक्स इनवॉइस बना पाएगा? जो सप्लायर यहाँ पे अनरजिस्टर्ड है, 9(3) में सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, वो क्या रेसिपिएंट के ऊपर टैक्स इनवॉइस बना पाएगा? वो क्या रेसिपिएंट के ऊपर टैक्स इनवॉइस बना पाएगा? हाँ के ना? हाँ के ना? हाँ के ना? ना 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 ना, वो रेसिपिएंट के ऊपर कभी टैक्स इनवॉइस बना पाएगा नहीं। फ्रेंड्स बोलो क्रिस्टल क्लियर, एकदम पक्को। चलो और एक छोटी सी मुझे बात बताओ, 9(4) नोटिफाइड यूआरडी परचेज, सप्लायर अनरजिस्टर्ड ही होगा, क्या वो रेसिपिएंट के ऊपर टैक्स इनवॉइस बना पाएगा? फटाफट बताओ, क्या वो रेसिपिएंट के ऊपर टैक्स इनवॉइस बना पाएगा? फटाफट बताओ, क्या वो रेसिपिएंट के ऊपर टैक्स इनवॉइस बना पाएगा? ना, पॉसिबल ही नहीं है। रेसिपिएंट के ऊपर वो टैक्स इनवॉइस कैसे बनाएगा? बिकॉज़ वो तो अनरजिस्टर्ड है। हमारे वहां पे खाली एंड खाली, हमारे वहां पे फ्रेंड्स एक सेकंड, हमारे वहां पे खाली एंड खाली जो रजिस्टर्ड पर्सन होंगे, हमारे वहां पे खाली एंड खाली जो रजिस्टर्ड पर्सन होंगे, वही क्या इशू कर पाएंगे? टैक्स इनवॉइस। हमारे वहां पे खाली एंड खाली जो रजिस्टर्ड पर्सन है, वही क्या इशू कर पाएंगे? टैक्स इनवॉइस। जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स इनवॉइस इशू कर पाते नहीं है। फ्रेंड्स बोलो सच्ची बात नहीं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलो यस और नो? यस। मेरा क्वेश्चन आपको ऐसा है, यहाँ पे रेसिपिएंट, सॉरी, यहाँ पे सप्लायर रजिस्टर्ड था, उसने टैक्स इनवॉइस बना दिया। यहाँ पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, वो टैक्स इनवॉइस नहीं बना पाएगा। यहाँ पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, यहाँ पे टैक्स इनवॉइस बना पाएगा नहीं। फ्रेंड्स अभी मुझे छोटी सी बात बताओ, यहाँ पे रेसिपिएंट ऑलवेज कैसा होगा? रजिस्टर्ड। यहाँ पे रेसिपिएंट ऑलवेज कैसा होगा? बोलो फटाफट। रजिस्टर्ड। बोलो यस नो? अंडर सेक्शन 24 इट इज मैंडेटरी फॉर रेसिपिएंट टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड। यस नो? यस। व्हेन टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अभी आप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटने जा रही है। फ्रेंड्स केस 1, केस 2, केस 3, तीन केस हमारे पास हो गए। आर यूआर यूआर, यस नो नो।
प्रैक्टिकल समझो, लॉजिकल समझो, बहुत मजा आएगी। सप्लायर रजिस्टर्ड था, उसने रेसिपिएंट के ऊपर टैक्स इनवॉइस इश्यू कर दिया। लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली अगेन एंड अगेन। सप्लायर रजिस्टर्ड था, उसने रेसिपिएंट के ऊपर टैक्स इनवॉइस इश्यू कर दिया। अभी आप समझो, रेसिपिएंट उस टैक्स इनवॉइस के बेसिस के ऊपर जाके गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट कर देगा। रेसिपिएंट उस टैक्स इनवॉइस जो सप्लायर ने इश्यू किया है उसके बेसिस के ऊपर जाके गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट कर देगा। बोलो क्लियर? आओ जो बाय बाय टाटा पति को मजा आने वाली है जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली बेटा, जो सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, जिसने रेसिपिएंट के ऊपर टैक्स इनवॉइस बनाया ही नहीं है, जिसने रेसिपिएंट के ऊपर टैक्स इनवॉइस बनाया ही नहीं है, उसने रेसिपिएंट के ऊपर टैक्स इनवॉइस बनाया ही नहीं है, रेसिपिएंट कौन से बेसिस के ऊपर जाके गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करे? आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय फीलिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? बोलो बेटा यस नो। पहला केस आप चेक करो, सप्लायर ने रेसिपिएंट के ऊपर टैक्स इनवॉइस बना दिया, वो टैक्स इनवॉइस के बेसिस के ऊपर जाके वो गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट कर देगा। बोलो यस और नो? एब्सोल्युटली यस। बट यहाँ पे चेक करो, सेकंड केस में चेक करो, सप्लायर अनरजिस्टर्ड, जरा यहाँ पे चेक करो, सप्लायर, ये तो यस था, उसके बाजू में चेक करो, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, आप समझ रहे हो ना? बाजू में चेक करो, सप्लायर कैसा है? अनरजिस्टर्ड। जो सप्लायर अनरजिस्टर्ड है वो टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकता, वो टैक्स इनवॉइस बनाएगा नहीं, तो रेसिपिएंट कौन से बेसिस के ऊपर जाके गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करेगा? ऑन व्हाट बेसिस? ऑन व्हाट बेसिस रेसिपिएंट जाके गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करेगा? वहां पे कंसेप्ट आता है हमारा सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ, जिसने क्या बोला, गजब बोल दिया, गजब गजब प्रोविजंस लेके आगे। यहां पे रेसिपिएंट खुद के ऊपर इनवॉइस बनाएगा। मैं रेसिपिएंट खुद का बनाऊं? लॉ कहता है यस, बिकॉज सप्लायर ने टैक्स इनवॉइस बनाया ही नहीं। टेक्निकल अब ग्लिच समझने का प्रयत्न करें, सप्लायर ने टैक्स इनवॉइस बनाया ही नहीं बिकॉज वो बना ही नहीं सकता। तो रेसिपिएंट कौन से डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर जाके, कौन से बेसिस के ऊपर जाके वो टैक्स का पेमेंट करे गवर्नमेंट को? तो रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड होगा सेक्शन 24, बरोबर ने? रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा सेक्शन 24, बोलो बरोबर ने? तो रेसिपिएंट ओन इनवॉइस बनाएगा, मतलब रेसिपिएंट खुद पे इनवॉइस बनाएगा, एंड वो खुद पे जो इनवॉइस बना है मतलब खुद पे टैक्स लग गया, एंड वो बेसिस के ऊपर जाके वो गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करेगा। कितने वंडरफुल प्रोविजंस है, क्या डिटेल में जाके लॉ ने सोचा है, क्या 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 वंडरफुल प्रोविजंस है। आप समझ रहे होंगे तो फिदा हो रहे होंगे इस प्रोविजंस के ऊपर। बोलो बेटा यस नो? यस। 9.3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। 9.4 इट इज नोटिफाइड यूआरडी परचेजेस। 9.3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सप्लायर आर भी हो सकता है, यूआर भी हो सकता है। 9.4 नोटिफाइड यूआरडी परचेज, सप्लायर ऑलवेज यूआर ही होगा। मैं रिपीट करना चाहूंगा, 1 2 3 स्टार्ट। 9.3 आरसीएम, 9.4 नोटिफाइड यूआरडी परचेजेस। 9.3 आरसीएम, सप्लायर आर भी हो सकता है, यूआर भी हो सकता है, बट 9.4 ऑलवेज सप्लायर हमारे यूआर ही होगा। 9.3 सप्लायर रजिस्टर्ड है, जो सप्लायर रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट के ऊपर वो टैक्स इनवॉइस बना देगा, रेसिपिएंट उस टैक्स इनवॉइस के बेसिस के ऊपर जाकर गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट कर देगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रेसिपिएंट को तो कंपलसरी अप्लाई करना ही पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। बट क्वेश्चन कम्स व्हेन सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड। बेटा आप समझ रहे हो ना? जो सप्लायर अनरजिस्टर्ड है वहां पे वो सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, वहां पे वो रेसिपिएंट के ऊपर टैक्स इनवॉइस बना ही नहीं पाएगा, बिकॉज हमारा वहां पे खाली रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स इनवॉइस बना सकते हैं। यहाँ पे सप्लायर हमारा अनरजिस्टर्ड है, ही कैन नॉट प्रिपेयर टैक्स इनवॉइस ऑन टू रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट कौन से बेसिस के ऊपर जाकर गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करे? तो यहां पे रेसिपिएंट, यहां पे रेसिपिएंट, यहां पे रेसिपिएंट खुद पे इनवॉइस बनाएगा, एंड वो खुद पे इनवॉइस बनाने के बाद उस बेसिस के ऊपर जाके गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करेगा। बोलो क्लियर बेटा? आपको एक डाउट ऐसा आता है कि सप्लायर रेसिपिएंट दोनों अनरजिस्टर्ड हो तो बेटा जीएसटी है ही नहीं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। सुना केयरफुली वापस एक बार, उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है तो रेसिपिएंट को कंपलसरी अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। बट जो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है जहां पे सप्लायर रेसिपिएंट दोनों अनरजिस्टर्ड है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है जहां पे सप्लायर रेसिपिएंट दोनों अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ पे जीएसटी लगेगा ही नहीं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है जहां पे दोनों अनरजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट को कंपलसरी अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसका टैक्स जाके गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ेगा। एंड जो सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा तो वो खुद पे इनवॉइस बना के जगह गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करेगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट क्रिस्टल क्लियरली। यस नो? बोलो बेटा यस नो? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलो बेटा, आगे का क्वेश्चन का आंसर आप देने वाले हो, अभी यस लिखा तो वाह फैंटास्टिक। चलो यहां पे मुझे बताओ सप्लायर कैसा है? थर्ड केस 9.4 नोटिफाइड यूआरडी परचेज, सप्लायर कैसा है? आरके सप्लायर कैसा है? यूआर। क्या वो रेसिपिएंट के ऊपर टैक्स इनवॉइस बना पाएगा? फटाफट बताओ, क्या वो रेसिपिएंट के ऊपर टैक्स इनवॉइस बना पाएगा? ना। तो रेसिपिएंट कौन से बेसिस के ऊपर जाके गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करे? रेसिपिएंट कौन से बेसिस के ऊपर जाके गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करे? बोलो फटाफट वापस एक बार। परफेक्ट आंसर आ गया, इट इज ओन इनवॉइस। मतलब मैं रेसिपिएंट
खुद पे इनवॉइस, मैं रेसिपिएंट खुद पे इनवॉइस बनाऊंगा एंड वो इनवॉइस जो मैंने मेरे बिजनेस के ऊपर बनाया, वो मतलब मैंने जो मुझ पे इनवॉइस बनाया उसके बिजनेस के ऊपर जाकर मैं गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करने वाला हूँ। तो कितने ब्यूटीफुल प्रोविजन है, कितना आप देखो तो डिटेल में बातें यहाँ पे हो रही है। आई थिंक आप अभी परफेक्ट मैनर में समझ रहे होंगे बेटा। चलो शुरू हो जाओ। 9(3) it is RCM. Listen me very carefully. 9(3) it is RCM. 9(4) it is notified URD purchase. 9(3) RCM सप्लायर आर भी हो सकता है, यूआर भी हो सकता है। 9(4) सप्लायर ऑलवेज कैसा होगा, बोलो बेटा यूआर। सप्लायर आर होगा तो वो रेसिपेंट के सप्लायर आर होगा तो रेसिपेंट के ऊपर इनवॉइस बनाएगा। रेसिपेंट को खुद पे इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, ऑलरेडी उसके पास टैक्स इनवॉइस आ चुका है। बट दो केस में जहां पे सप्लायर यूआर है, 9(3) में सप्लायर यूआर हो सकता है, 9(4) में तो सप्लायर यूआर ही होगा। तो वहां पे सप्लायर रेसिपेंट के ऊपर टैक्स इनवॉइस नहीं बना पाएगा तो कौन से बेसिस के ऊपर जाकर रेसिपेंट गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे प्रोविजन कितने ब्यूटीफुल इंट्रोड्यूस किए गए कि यहाँ पे जो ओन इनवॉइस है, सुना केयरफुली, यहाँ पे जो ओन इनवॉइस है वो इश्यू करेगा रेसिपेंट खुद के ऊपर। रेसिपेंट खुद के ऊपर इनवॉइस इश्यू करेगा एंड वो जो इनवॉइस इश्यू करेगा वो अंडर विच सेक्शन होगा, इट वुड बी अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ। इस बेसिस के ऊपर वो खुद पे इनवॉइस बनाने वाला है। कितनी ब्यूटीफुल बातें हैं, कितनी गहरी बातें हैं, आप आई थिंक समझ रहे होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। क्लियर? पक्को बेटा? डन? आओ जरा एक बार छोटे से चार्ट को रिफर करते हैं, बहुत सिंपल सा चार्ट है। वेयर रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, कंपल्सरी है अंडर सेक्शन 24 टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इफ टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहाँ पे रेसिपिएंट ऑलवेज रजिस्टर्ड ही होगा। रिसीव्ड, बिकॉज ये रेसिपेंट के एंगल से, तो रेसिपेंट इज रिसीविंग सप्लाई, सप्लायर इज प्रोवाइडिंग सप्लाई, तो रेसिपेंट के एंगल से रिसीविंग सप्लाई, विच आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। दो पॉसिबिलिटी है, एक तो 9(3) की पॉसिबिलिटी है, एक तो 9(4) की पॉसिबिलिटी है। व्हाट इज 9(3)? 9(3) is reverse charge mechanism but notified. 16 are there, मैंने आपको बताया 16 सर्विसेज है जहां पे RCM फॉलो होगा। एंड व्हाट इज 9(4)? इट इज नोटिफाइड URD परचेजेस। ओके, 9(3) है तो सप्लायर हमारा रजिस्टर्ड भी हो सकता है, सप्लायर हमारा अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर, सप्लायर रजिस्टर्ड भी हो सकता है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। बट 9(4) होगा तो सप्लायर ऑलवेज कैसा होगा, अनरजिस्टर्ड। जब सप्लायर रजिस्टर्ड होगा, फर्स्ट केस, जब सप्लायर रजिस्टर्ड होगा वो रेसिपिएंट के ऊपर टैक्स इनवॉइस बनाएगा, तो रेसिपिएंट को खुद पे कोई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। बट जो सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा तो रेसिपिएंट शैल इश्यू इनवॉइस, रेसिपिएंट खुद पे इनवॉइस बनाएगा। रेसिपिएंट खुद पे जो इनवॉइस बनाएगा उसके बेसिस के ऊपर जाके वो गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट कर देगा अंडर विच सेक्शन 31(3). क्लियर? एकदम मजबूत हो रहा है ना बेटा, प्रोविजंस क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं ना? यस नो? चलो वेरी गुड, यस। यहाँ पे इनवॉइस इन केस ऑफ RCM 31(3)F। नेक्स्ट बहुत सिंपल, 31(3)G। ओके, इट इज नथिंग बट व्हाट, पेमेंट वाउचर। समझाता, देखो क्या होगा। सेक्शन 9(3) RCM, सप्लायर हमारा आर भी हो सकता है, UR भी हो सकता है। सेक्शन 9(4) इट इज URD परचेस, नोटिफाइड URD परचेस। RCM लिखना रह गया मुझसे। सप्लायर आर भी हो सकता है, UR भी हो सकता है। यहाँ पे ऑलवेज वो UR ही होगा। क्लियर बेटा? यस नो? यस। चल ना, रेसिपेंट ऑलवेज कैसा होगा, तो क्या रजिस्टर्ड, वो तो बचपन से पता है। सेक्शन 24 ने बोल दिया कि जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होगा वहां पर रेसिपेंट को कंपल्सरी अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। केस 1, केस 2, केस 3।
केस 1 आपको पता चल चुका है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड, सॉरी सप्लायर रजिस्टर्ड होगा तो वो रेसिपिएंट के ऊपर टैक्स एनवॉइस बना देगा, रेसिपिएंट को खुद पर बनाने की जरूरत नहीं है। केस 2 होगा, केस 3 होगा तो यहाँ वहां पे सप्लायर को अथॉरिटी है ही नहीं कि वो टैक्स इनवॉइस बना पाए, बिकॉज ही और शी इज अनरजिस्टर्ड, तो यहाँ पे रेसिपिएंट खुद पे टैक्स इनवॉइस बनाएगा। बट जब बेटा रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा, सुनो वापस एक बार केयरफुली, जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा, सुनो अगेन केयरफुली, जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा, अगेन सुनो केयरफुली, जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा तो इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस ऑफ सप्लायर, इररिस्पेक्टिव ऑफ ध्यान यहाँ पे ध्यान, irrespective of status of supplier, रेसिपिएंट एक डॉक्यूमेंट इश्यू करेगा सप्लायर को, एंड वो डॉक्यूमेंट हमारे वहां पे होने वाला है पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर। बाद में नहीं चेक करना है कि सप्लायर का स्टेटस क्या है, जैसे जैसे रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा, जैसे जैसे रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा, जैसे जैसे रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा, पेमेंट के एविडेंस में, एविडेंस तो चाहिए ना बेटा पेमेंट का, कि इतना पेमेंट हुआ, इतना पेमेंट बाकी है, तो पेमेंट के एविडेंस में जो डॉक्यूमेंट इश्यू किया जाएगा वो कौन सा होगा, बोलो फटाफट, पेमेंट वाउचर। बोलो क्लियर, कितना आसान, कितना सिंपल। आओ जरा सेकंड चार्ट चेक करो, पेमेंट वाउचर। रेसिपिएंट ऑलवेज कैसा होगा, बोलो बेटा हमारे वहां पे रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24, इट इज कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड व्हेन टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, receives supplies taxable on reverse charge basis और reverse charge mechanism दो जगह से आ सकता है। 9(3) which is RCM, 9(4) it is notified URD purchases, सारे URD purchases में RCM नहीं है बेटा, notified है, बहुत बहुत फ्यू है जो नोटिफाइड है, तो नोटिफाइड यूआरडी परचेजेस में इट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे रेसिपिएंट को कंपल्सरी जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है। 9(3) होगा, सप्लायर आरबी हो सकता है, सप्लायर यूआरबी हो सकता है, केस 1, केस 2। 9(4) होगा, सप्लायर ऑलवेज यूआरई होगा। क्लियर, यहाँ पे अभी चेक नहीं करना है कि सप्लायर आर है कि यूआर है, बिकॉज मुझे पेमेंट का एविडेंस चाहिए, रेसिपिएंट को पेमेंट का एविडेंस चाहिए, तो जब जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा एक डॉक्यूमेंट साथ में इश्यू करेगा, बोलो वो कौन सा होगा, पेमेंट वाउचर। अब जरा यहाँ पे चेक करो, रेसिपिएंट विल इश्यू अ डॉक्यूमेंट टर्म्ड एज व्हाट, पेमेंट वाउचर अंडर सेक्शन 31(3)(g at the time of making payment to whom friends, बोलो फटाफट, सप्लायर। बोलो क्लियर से, एकदम पक्को, डन। एंटायर सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 इन रिलेशन टू वेरियस डॉक्यूमेंट्स वी आर डन। आई थिंक आपको सब कुछ इन डिटेल प्रॉपर मैनर में समझ में आया होगा बेटा, यस नो यस। चलो अब तक क्या डिस्कस किया, एक बार फास्टेस्ट रिकैप करके जीवन में आगे बढ़ेंगे। चलो क्या क्या डिस्कस किया अब तक, सेक्शन 31(1) goods, 31(2) services, 31(3) various documents, 31(3)(a), B, C, D, E दोनों साथ में है, F, G भी दोनों साथ में है। क्लियर, A was what, RTI revised tax invoice, B is what, no tax invoice, C is what, bill of supply, D is what, receipt voucher, E is what, refund voucher, F invoice in case of RCM, and G is what, बोलो बेटा, payment voucher। क्लियर, चलो हम और थोड़ा थोड़ा जीवन में आगे बढ़ते हैं। 31(4) अभी शुरू नहीं कर रहा हूं आज के लिए, अभी मैं आपके लिए शुरू करना चाहूंगा, चलो 31(5) को शुरू कर देते हैं। बहुत सिंपल सेक्शन, बहुत मजेदार सेक्शन, एक बार आईसीआई ने पूछा भी हुआ है। चलो यहाँ पे ध्यान दे दो, 31(5) याद करो बेटा, हमने डिस्कस किया था सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा, ये गुड्स के लिए होने जा रहे हैं, 2, 5, 6 ये सर्विस के लिए होने जा रहे हैं। तो 147 गुड्स, 256 सर्विसेज। मैंने आपको बताया था 3 किसके बारे में था, तो कि वेरियस डॉक्यूमेंट्स जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है, यस नो यस। चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 31 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसेक्शन 5। बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत लॉजिकल भी है। चलो 31(2) क्या था, तो क्या सर्विसेज, 31(2) सर्विसेज, तो इट वाज जनरली वन टाइम सर्विस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
उस केस में इनवर्स कब इश्यू करना है? बिफोर भी कर सकते हैं, आफ्टर भी कर सकते हैं। बोलो बिफोर का आपका भी आफ्टर होगा जनरली विद इन 30 डेज। चार सिचुएशन में इट वुड बी 45 नंबर ऑफ डेज, 45 डेज। चार सिचुएशन में 1 2 3 को इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी। ओके, व्हाट इज सबसेक्शन 5 ऑल अबाउट? इट इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब आपका जो सर्विस है कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर है, आपकी जो सर्विस है चलती रहती है, आपकी जो सर्विस है रिकरेंट बेसिस के ऊपर है, तो हम फॉलो करेंगे सेक्शन 31 सबसेक्शन 5, इट इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। डेफिनेशन भी है, पर उसके पहले दो तीन एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। What is exactly we mean by continuous supply of services? एग्जाम्पल के तौर पे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब मैंने मेरी ऑफिस आपको रेंट पे दी, 2 महीने के लिए नहीं, 3 महीने के लिए नहीं, 6 7 8 10 12 महीने के लिए आपको रेंट पे दी, तो इट इज अ सर्विस ऑन कंटिन्यूअस रिकरेंट रेगुलर बेसिस, उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसका टाइम लिमिट इनवॉइस इश्यू करने का डिटरमाइन नहीं कर पाएगा सबसेक्शन 2, उसके लिए हम फॉलो करेंगे सबसेक्शन 5। बोलो क्लियर? डन। नंबर 2, एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर पे एसी होगा, मेरे घर पे एसी है, तो उसको सर्विस करवाने के लिए, सपोज मेरे घर पे 7 एसी है एग्जांपल के तौर पे, तो उसको सर्विस करवाने के लिए मैंने एक एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, विच इज एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, एएमसी। तो हर एक महीने आके वो सर्विस करके वापस एक बार चल बसते हैं। आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ? यस नो यस। तो वो सर्विस वन टाइम नहीं होगी, एक साल तक चलती रहेगी, कॉन्करेंट बेसिस के ऊपर, रिकरेंट बेसिस के ऊपर, कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो इसका आंसर इनवॉइस इश्यू करने के टाइम लिमिट का आंसर 31 टू नहीं दे पाएगा, उसका आंसर कौन दे पाएगा? सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 31, मीनिंग बाय 31 5। आप समझ रहे हो ना बेटा? बोलो यस नो यस। ओके, चलो एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं, जरा चेक करते हैं। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज which is provided or agreed to be provided. What do we mean by provided? मतलब सप्लाई हो गया है, पैसे कंसीडरेशन आना बाकी है, और सर्विसेज आर अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड, मतलब पैसे आ चुके हैं, सर्विस देनी बाकी है। रिपीट करना चाहूंगा, सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड, मतलब सर्विस हो गई है, सप्लाई हो गया है, पैसे आने बाकी है, और सर्विसेज आर टू बी प्रोवाइडेड, मतलब पैसे आ गए हैं, सर्विस अभी देने बाकी है। ओके, बट दिस सर्विस शुड बी continuously or on recurrent basis which should be under a contract। मतलब ये सर्विस वन टाइम नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर होनी चाहिए, रिकरेंट बेसिस के ऊपर होनी चाहिए। तो क्या है ड्यूरेशन, क्या कितने समय, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या, उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या, क्या उसकी लिमिट क्या? लॉ ने बोला फॉर अ पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, एक्सीडिंग 3 मंथ्स। उसका मतलब ऐसा हुआ कि 3 महीने के ऊपर ये सर्विस जानी चाहिए। इट शुड नॉट बी एग्जैक्ट 3 मंथ्स, इट शुड बी एक्सीडिंग 3 मंथ्स, तब जाके उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विसेज। ये वर्ड एक्सीडिंग को आप ध्यान में रखना, गलती ना हो जाए यहाँ पे, विद पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन। एंड यहाँ पे ऐसा बोला बोगस पॉइंट, गवर्नमेंट फ्यूचर में कोई भी सर्विस को नोटिफाई करे तो उसको भी बोलेंगे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। वहां पे 3 महीने नहीं चेक करने के, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया मतलब वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। जनरली क्या 3 महीने के ऊपर गई तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, चलने क्या 3 महीने के ऊपर गई तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। एंड बाद में गवर्नमेंट कोई भी सर्विस को नोटिफाई करे ना, वो फर्क नहीं पड़ता 3 महीने है कि नहीं है, इट इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। बट अब तक कोई नोटिफिकेशन इसके ऊपर आया नहीं है, सो मगध की शांति। बट जरा चेक करो, इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज एज गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज इट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू कोई सर्विस को क्लासिफाई कर सकती है एज व्हाट? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बोलो क्लियर? चलो शुरू हो जाओ। 31(5) कंटिन्यूअस सर्विस, 31(2) सर्विसेज, 31(5) कंटिन्यूअस सर्विस, 1 2 3 go, 31(2) सर्विसेज, 31(5) कंटिन्यूअस सर्विस, 31(2) सर्विसेज, 31(5) कंटिन्यूअस सर्विस। कंटिन्यूअस सर्विस का मतलब सर्विस का ड्यूरेशन एक्सीडिंग 3 मंथ्स। ओके, चलो 3 अलग अलग पॉसिबिलिटी यहां पे हो सकती है, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 3। अब जरा चेक करते हैं फ्रेंड्स, मैं सप्लायर, आप रेसिपिएंट, हमारे बीच में कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने प्रॉपर्टी आपको रेंट पे दी, समझ लो ना एग्जांपल के तौर पे कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि कोई भी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज थी अदर। फ्रेंड्स, हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, सिचुएशन नंबर 1, उसमें आप मुझे पेमेंट कब करेंगे ना, वो मेंशन्ड है। आप मुझे पेमेंट कब करोगे, मतलब ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज मेंशन्ड, पेमेंट की ड्यू डेट स्पेसिफाइड है, पेमेंट की ड्यू डेट मेंशन्ड है। तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कौन सी थी? एग्जांपल के तौर पे 2-3 बता देता हूं आपको। 14 फरवरी थी, 15 मई थी, 12 जुलाई थी। इन शॉर्ट मैं ऐसा कहना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट से पेमेंट की ड्यू डेट एसर्टेनेबल है,
कॉन्ट्रैक्ट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि व्हाट इज योर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, सॉरी व्हाट इज योर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन बाय रेसिपिएंट टू सप्लायर। इन शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट से आइडेंटिफाइबल है कि आपका पेमेंट ड्यू डेट क्या है। योर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज ascertainable फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। मैं रिपीट करना चाहूंगा, योर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज ascertainable फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, योर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज ascertainable फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2, मैं सप्लायर, आप रेसिपिएंट, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको सर्विस का सप्लाई करूंगा, बट आप मुझे पेमेंट कब करोगे? पेमेंट 110% करोगे, बट पेमेंट कब करोगे? वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं है। पेमेंट इज देयर बिटवीन अवर कॉन्ट्रैक्ट, बट व्हेन, कब, ड्यू डेट क्या, पता नहीं। सिचुएशन नंबर 1, जब कॉन्ट्रैक्ट से ड्यू डेट ascertainable है उसको हम क्या बोलेंगे? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज ascertainable फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड को बोलेंगे ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट ascertainable फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट रिपीट करना चाहूंगा, हम क्या बोलेंगे? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज ascertainable फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड को क्या बोलेंगे? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट ascertainable फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। आप समझ रहे हो ना बेटा? नाउ इफ पेमेंट ड्यू डेट इज ascertainable फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, दो डेट्स हमारे पास होगी। एक होगी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, सेकंड होगा एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। एक होगी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, सेकंड क्या होगी बोलो बेटा? एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। अभी अब मुझे बताओ, सेकंड सिचुएशन में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है ही नहीं, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है ही नहीं, तो बोलो कौन सी डेट होगी? ड्यू डेट होगी तो कि ना, एक ही डेट होगी, बोलो कौन सा? तो कि एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। कॉन्ट्रैक्ट से ड्यू डेट पता चलती ही नहीं है, सो एक ही डेट होगी, बोलो कौन सी? तो कि एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलो यस नो बेटा? यस। अभी आप मुझे बताओ, सिचुएशन नंबर 1 कैसे बुलाएंगे उसको? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज ascertainable फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड को कैसे बुलाएंगे? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट ascertainable फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1 रिपीट करना चाहूंगा, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज ascertainable फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड सिनेरियो, सेकंड सिचुएशन, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट ascertainable फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। नाउ सिचुएशन नंबर 1, इफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज ascertainable फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, रिपीट करूंगा, इफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज ascertainable फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, हमारे पास दो डेट होगी, एक ड्यू डेट, एक एक्चुअल डेट। लॉ ने बोला इनवॉइस कब तक इश्यू करोगे? लॉ ने बोला इनवॉइस इश्यू करेंगे ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। हम इनवॉइस कब इश्यू करेंगे? हम कॉन्ट्रैक्ट उठाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट देख लेंगे, जो भी ड्यू डेट होगी उसके पहले, उस समय पे हमको इनवॉइस इश्यू करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। एक्चुअल डेट ड्यू डेट के पहले भी हो सकती है, एक्चुअल डेट ड्यू डेट के बाद भी हो सकती है, एक्चुअल डेट ड्यू डेट के दिन भी हो सकती है, बट हमारे लिए फर्स्ट सिचुएशन में वो इमटेरियल है कि आपका एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट क्या है। हम तो किसके डेट के ऊपर फोकस करेंगे? ड्यू डेट, ड्यू डेट, ड्यू डेट, ड्यू डेट, ड्यू डेट। If due date of payment is available from contract, if due date of payment is ascertainable from contract, हम इनवॉइस कब तक इश्यू करेंगे? On or before due date, on or before due date, on or before due date. नंबर 2, कोई चॉइस ही नहीं है लॉ के पास। पहले तो दो चॉइस थी, एक ड्यू एक एक्चुअल, सो लॉ ने ड्यू को चूज किया। सेकंड में कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है, बोलो कौन सा? एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। व्हेन ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट ascertainable फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइस कब तक इश्यू करेंगे? ऑन और बिफोर एक्चुअल पेमेंट, ऑन और बिफोर एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। बोलो पाव है, एकदम सिंपल। तीन सिचुएशन है, दो को हमने समझ लिया। चलो वापस एक बार फर्स्ट यहाँ पे चेक करो। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, सुना केयरफुली बरोबर, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज ascertainable फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज ascertainable फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। इनवॉइस कब तक इश्यू करेंगे? हम इनवॉइस इश्यू करेंगे ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। हम इनवॉइस कब तक इश्यू करेंगे? बोलो फटाफट, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। नंबर 2, if due date of payment is not ascertainable from contract, if due date of payment is not ascertainable from contract, हम इनवॉइस इश्यू कब करेंगे? बिफोर और एट द टाइम व्हेन सप्लायर रिसीव्स पेमेंट, मतलब इट इज डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, यहां पे ऐसा मेंशन कर देता हूं ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, यहां पे ऐसा लिख देता हूं डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, यहां पे मेंशन कर देता हूं, बोलो बेटा क्या लिखो? डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। बोलो क्लियर? थर्ड सिचुएशन आज के दिन के लिए मैं रहने देता हूं, उसको डिटेल में सब्सिक्वेंट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट दो छोटे छोटे क्वेश्चन फटाफट आपके सामने पेश। बोलो फर्स्ट, पहले मुझे बताओ 31.5 कंटिन्यूअस सर्विस, 31.5 कंटिन्यूअस सर्विस, 31.5 कंटिन्यूअस सर्विस। दो सिचुएशन को डिस्कस कर लिया। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज ascertainable फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, आंसर आएगा ऑन और बिफोर ड्यू डेट, क्या नहीं? ड्यू डेट ऑफ
ध्यान एकदम है यहाँ, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट एसर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, आंसर आएगा ऑन और बिफोर एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 12 को ट्राई करते हैं, जरा ध्यान से प्लीज। Cinemax entered into annual maintenance contract. What do we mean by annual? Is 12 months. मतलब more than 3 months हुआ, more than 3 months हुआ, exceeding 3 months हुआ, बोलो yes no? Yes. With Cool Limited. मतलब Cinemax कौन बना, बोलो बेटा, चेक कर लो ध्यान से। फॉर 1 year, अप्रैल टू मार्च, फॉर एयर कंडीशनर्स फिटेड इन देयर थिएटर्स। मतलब सिनेमैक्स बना रेसिपिएंट, उनके थिएटर में ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, मतलब ये रिपेयर मेंटेनेंस होने वाला है। एंड कूल लिमिटेड कौन बना, बोलो बेटा, हमारे वहां पे सप्लायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? As per the contract, payment for the said service had to be made on 7th April. मतलब this was the due date of payment mentioned in the contract, specified in the contract, contained in the contract. However, Cinemax made the payment on 15th April. मैंने आपको बताया एक्चुअल पेमेंट तो ड्यू डेट के पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, उस दिन को भी हो सकता है। ओके, by what time invoice is required to be issued? तो आप आंसर देंगे as per section 31 subsection 5. This is the case where due date of payment is ascertainable from contract and therefore invoice shall be issued on or before due date of payment. बोलो invoice कब तक issue करना पड़ेगा? That is 7th April. इस दिन को अप टू 7th अप्रैल, ऐसा भी लिख सकते हो ऑन और बिफोर 7th अप्रैल। आप हमारे वहां पे इनवॉइस इशू करने के लिए क्या होने वाले हो, बोलो फटाफट, लाए बार। क्लियर, एकदम पक्को। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 13। City Gold entered into annual maintenance contract. वापस एक बार आ गया AMC, meaning thereby service का duration is exceeding 3 months. It is continuous supply of services with Cool Limited. तो City Gold again कौन बना बेटा, recipient. Cool Limited again कौन बना, बोलो बेटा, हमारे वहां पे supplier. For 1 year, April to March, for the air conditioners fitted in their theaters. Now the terms of contract. Now listen me very carefully. The terms of the contract does not mention the due date of payment to be made by City Gold. मतलब अभी क्या हुआ, रेसिपिएंट कब पे करने वाला है सप्लायर को, वो डेट हमको पता नहीं है। रेसिपिएंट कब पे करने वाला है सप्लायर को, वो डेट हमारे पास स्पेसिफाइड नहीं है, वो डेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मतलब ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज ascertainable फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कि नॉट ascertainable फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, बोलो फटाफट, इट इज नॉट ascertainable फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। ओके, now it made the payment for the month of January 21 on 14th Feb 2021. So what is the date of actual payment? Date of actual payment is 14th February 2021. So by what time invoice is required to be issued? आपका आंसर आएगा as per section 31 subsection 5, where due date of payment is not ascertainable from contract, invoice shall be issued on or before actual date of payment. मतलब यहाँ पे लिखूंगा up to 14th Feb 2021। बोलो क्लियर। थर्ड सिचुएशन को सब्सिक्वेंट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पर उसके पहले हमने क्या क्या आज डिस्कस कर दिया, यहां पे ध्यान दे दो। हमने शुरुआत की थी इस चैप्टर की, यहां से इतना हमारा डिस्कशन हो गया बेटा, क्लियर। चलो शुरू हो जाओ, बोलो 31(1) गुड्स, 31(2) सर्विसेज, 31(3) डॉक्यूमेंट्स, आरटीआई, नो टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर, इनवॉइस इन केस ऑफ आरसीएम, पेमेंट वाउचर, 31(5) कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसका जो एक रिमेनिंग पार्ट है उसके डिस्कशन से हम कल का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे फ्रेंड्स। इतना रखते हैं आज के लिए। थैंक यू वेरी 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 मच। कोई भी डाउट हो, मैंने मेरा नंबर आपको दिया हुआ है बेटा, उसके ऊपर आप डेफिनेटली व्हाट्सएप करना, रीजनेबल टाइम में उसका मैं रिप्लाई करूंगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू।